भारत के प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे मुल्क जाते हैं पाकिस्तान से सुलह के लिए और पीस अकॉर्ड साइन करते हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन अगले ही दिन उनकी मौत हो जाती है। पूरे इंडिया में इस पर कोई इंक्वायरी नहीं होती। जिस डॉक्टर ने उनके आखिरी लम्हात में उनको अटेंड किया, वो अपनी पूरी फैमिली समेत एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। सोवियत यूनियन ने पोस्टमार्टम का कहा तो भारत के आला ओहदेदारान ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। फिर भारत के पार्लियामेंट में जब भी इस केस के रिवॉल्विंग कोई भी सवाल उठाया जाता तो एक ही जवाब आता, द क्वेश्चन आवर इज ओवर। क्या ये नेचुरल डेथ थी या फिर मर्डर, और इसके पीछे किसी दुश्मन का हाथ था या अपने ही लोगों का? दोस्तों, मैं हूं ओन जाफरी और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की मिस्टीरियस डेथ को। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगस्त 1965 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंग काफ़ी हद तक बेनतीजा रही और दोनों ही फरीकैन को काफ़ी जानियों वाली नुकसान हुआ। सो यूएन ने दोनों मुल्कों को सितंबर 1965 में सीज फायर पर तो आमादा कर लिया, मगर कोई मुस्तकिल हल नहीं निकल पाया था इस मसले का, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल तौर पर सीज फायर नहीं हुआ था। सो यूएसएसआर ने दोनों मुल्कों के लीडर्स को यानी लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान को उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद बुलाया ताकि इस मामले का कोई मुस्तकिल हल निकाला जा सके। दोस्तों, ये वो दौर था जब यूएसए और यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर जारी थी, और जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल मसाइल हल करने में अमेरिका हमेशा से ही बहुत अहम रोल अदा करता रहा है। तो सोवियत यूनियन ने सोचा कि वो भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन कायम करके अमेरिका जैसा रोल अदा कर सकता है। 3 जनवरी 1966 लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद पहुंचते हैं। उनके रहने का इंतजाम किया जाता है कंट्री विला में। ये उज़्बेक प्रेसिडेंट का हॉलिडे विला था, जहां वो हॉलिडेज में आके अक्सर छुट्टियां गुजारा करते थे। ये विला न्यूट्रल विला से 3 मिनट की वॉक पर था, जहां पर अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान इंडो पाक पीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। दोस्तों, 4 जनवरी से 9 जनवरी तक रोजाना ये मीटिंग रखी जाती और रोजाना ही एक लंबी बहस के बाद भी कोई नतीजा न निकल पाता। सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट एन कोसिजिन ने अब दोनों मुल्कों पर दबाव डालना शुरू किया कि जल्द से जल्द इस मामले को अब किसी हतमी फैसले तक पहुंचाएं। सो आखिरकार 10 जनवरी को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पीस अकॉर्ड साइन हो गई। अब जब सोवियत यूनियन ने यह साबित कर दिया था कि वो भी जियोपॉलिटिकल मसाइल को हल करवा सकता है, तो उसके बाद वहीं ताशकंद में ही एक पार्टी रखी गई जिसमें दोनों मुल्कों के लीडर्स को मदऊ किया गया। दोनों मुल्कों के लीडर्स उस पार्टी में आए, वहाँ कुछ वक्त गुजारा, फिर कुछ ही देर बाद शास्त्री जी उस पार्टी से निकल गए। निकलते हुए वो अयूब खान से मिले और उन्होंने उनसे विदा लेते हुए कहा कि खुदा हाफिज, सब अच्छा ही हो गया। जिसके जवाब में सदर अयूब खान ने उनसे कहा कि खुदा सब अच्छा ही करेगा। फिर इसके बाद शास्त्री जी वहाँ से निकलकर उस जगह आ गए जहाँ उनके ठहरने का इंतज़ाम किया गया था। अपने रूम में आने के बाद काफ़ी देर तक शास्त्री जी इस टेंशन में थे कि इंडिया में क्या हालात होंगे। यही जानने के लिए उन्होंने दिल्ली में अपनी फैमिली को कॉल की, जो कि उनकी वाइफ ललिता शास्त्री ने रिसीव की। उन्होंने उनसे दिल्ली के हालात के बारे में पूछा, मगर ललिता शास्त्री को नेटवर्क इशू की वजह से शास्त्री जी की आवाज़ ठीक तरह नहीं आ पा रही थी। सो उन्होंने वो फ़ोन अपनी बेटी कुसुम को दे दिया। शास्त्री जी ने कुसुम से पूछा कि तुम बताओ वहाँ पे हालात इस वक्त कैसे हैं। उनकी बेटी ने बताया कि यहाँ सब इसी चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी में है कि आपका पाकिस्तान से क्या मुआहदा तय पाया है। शास्त्री जी मज़ीद जानना चाहते थे इस बारे में। सो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि तुम सारे लेटेस्ट न्यूज़पेपर्स कायरो भिजवा दो, क्योंकि उन्होंने अगले ही दिन कायरो जाना था। वो तकरीबन 1 घंटे तक अपनी बेटी से बात करते रहे। इसी दौरान नौकर दूध का ग्लास लेकर उनके कमरे में आ गया। सो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि अब मैं दूध पीकर सो जाऊंगा, और फिर कॉल कट गई। दोस्तों, ये शास्त्री जी के अपनी फैमिली से आखिरी अल्फाज थे, क्योंकि उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। फिर उनकी बेटी ने दोबारा कॉल मिलाने की कोशिश की, मगर फ़ोन नहीं लगा। और फिर तकरीबन पौने 2 घंटे बाद उनकी फैमिली को एक कॉल आता है कि शास्त्री जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहा यह जाता है कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। वैसे उनको इससे पहले भी 2 मरतबा हार्ट अटैक्स आ चुके थे, एक दफ़ा 1959 यानी 1959 में और एक बार 1964 यानी 1964 में। सो इसलिए इस थ्योरी पर यकीन करना बहुत आसान था कि इस बार भी उनको हार्ट अटैक ही हुआ होगा। लेकिन उस दौरान असल में क्या हुआ था? इस कहानी में ऐसे कौन से पहलू हैं जो इसको हिंदुस्तान की तारीख की एक अहम हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री बनाते हैं?
आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि शास्त्री जी तकरीबन रात के 12:30 बजे के आसपास दूध का ग्लास पीकर अपने बेड पर सोने के लिए चले गए। इसके 1 घंटे बाद उनके डॉक्टर RN चुग उनके कमरे में आए और उन्होंने देखा कि शास्त्री जी की तबीयत काफ़ी बिगड़ी हुई थी। उनकी पल्स काफ़ी स्लो थी, सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी और अपने दोनों हाथों से उन्होंने अपने सीने को दबाया हुआ था। और देखते ही देखते 3 मिनट्स के अंदर अंदर उनकी पल्स चलना बंद हो गई। बाय द वे, अभी कुछ ही देर पहले जो नौकर दूध का ग्लास लेकर उनके कमरे में आया था, वो नौकर नहीं था जो उनके साथ इंडिया से आया था, बल्कि वो TN कॉल, जो कि USSR में इंडियन एम्बेसडर थे, उनका पर्सनल कुक था और उसका नाम था जान मोहम्मद। लेकिन वो नौकर जो शास्त्री जी के साथ इंडिया से आया था, रामनाथ, वो कहाँ था उस वक्त, ये किसी को नहीं पता। फिर जब मामले की तहकीकात हुई तो सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी KGB ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी और उस विला में काम करने वाले लोगों को रिमांड में ले लिया। इनमें जान मोहम्मद भी शामिल था और पूछताछ के दौरान बाकी नौकरों ने जान मोहम्मद की तरफ इशारा भी किया कि ये हो सकता है शास्त्री जी का मर्डर। लेकिन इसके बाद उसको रिमांड में ही रखा गया या छोड़ दिया गया, इसका भी आज तक किसी को नहीं पता। फिर जब शास्त्री जी की बॉडी को इंडिया लाया गया तो उनकी पूरी बॉडी पर काले और नीले निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने पूरी बॉडी में इंक भर दी हो। जब उनकी वाइफ ने इन निशानों के बारे में पूछा तो उनके फेस पर चंदन लगा दिया गया ताकि वो निशान किसी और को नज़र ना आए। इसके अलावा उनकी गर्दन और पेट पर भी खून के निशान थे। फिर उनकी कैप भी खून से लथपथ थी, जो कि आज भी प्रिजर्व की गई है। फिर पोस्टमार्टम से डेथ की वजूहात क्लियर हो सकती थी। KGB ने इसकी ऑफर भी की कि हम पोस्टमार्टम कर देते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी नहीं मालूम, और उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताकर इस केस को हमेशा क्लोज ही रखा गया। मगर उनकी फैमिली को ये यकीन था कि ये नेचुरल डेथ नहीं मर्डर है। सो उन्होंने 2 अक्टूबर 1970 को पार्लियामेंट में फिर ये मुद्दा उठाया कि गवर्नमेंट ने शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया। फिर जो पर्सनल कुक उनके साथ गया था, रामनाथ, वो उस वक्त कहाँ था और जान मोहम्मद ने उनको दूध का ग्लास लाकर क्यों दिया, इन सब बातों के कोई खातिर खा जवाब ना मिले। फिर इसके 7 साल बाद 1977 में एक कमेटी बैठी, राज नारायण कमेटी। रिकॉर्ड्स को फिर खोला जाता है और फिर डॉक्टर चुग और शास्त्री जी के नौकर रामनाथ को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो इस शक को यकीन में बदल देता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं मर्डर ही था। होता कुछ यूँ है कि डॉक्टर चुग इंक्वायरी को स्टेटमेंट देने के लिए दिल्ली आ रहे होते हैं और रास्ते में उनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट में डॉक्टर चुग समेत उनकी वाइफ और बच्चा सब मारे जाते हैं। फिर शास्त्री जी के नौकर रामनाथ जब दिल्ली आते हैं तो इंक्वायरी कमेटी से मिलने से पहले वो ललिता शास्त्री से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि माँ बहुत दिन का बोझ है, आज सब बता देंगे। फिर वो वहाँ से निकलकर अपनी साइकिल पर इंक्वायरी के लिए जा रहे होते हैं और ट्रक से टकरा जाते हैं और इस एक्सीडेंट से उनकी भी मेमोरी चली जाती है। यानी मौका वारदात के दोनों चश्मदीद गवाह रास्ते से हटा दिए जाते हैं और फिर उस कमेटी के भी सारे रिकॉर्ड्स और रिसर्च को गायब कर दिया जाता है। फिर एक RTI जारी की जाती है और इंडियन गवर्नमेंट से कमेटी के रिकॉर्ड्स मांगे जाते हैं, जिसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास शास्त्री जी की मौत से रिलेटेड सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है और वो हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम वो दिखा देंगे तो उससे हमारे एक मुल्क से फॉरेन रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे। दोस्तों, अब इस केस में बहुत से लोगों पर उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन जब एक मर्डर होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम पॉइंट होता है मोटिव ऑफ मर्डर। तो इस केस में मोटिव किसके पास था, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि शास्त्री जी आगे क्या क्या करने वाले थे। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। सबसे पहली तो ये कि शास्त्री जी इंडिया वापस जाकर नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाने वाले थे। फिर इसके अलावा इंडिया के एक बहुत ताकतवर आदमी धर्म तेजा, जो कि इंडिया से काफ़ी स्कैम्स कर भागा हुआ था, उसके खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू करवा चुके थे और कहा जाता है कि वो उस दौरान जब शास्त्री जी का मर्डर हुआ वो भी उज़्बेकिस्तान में ही कहीं था। फिर इसके अलावा इसमें CIA पर भी उंगली उठती है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाया था USSR ने। सो CIA चाहता था कि सोवियत यूनियन के थ्रू किसी भी जियोपॉलिटिकल मसले का हल ना निकले। शायद इसीलिए CIA ने इस पीस अकॉर्ड को फेल करने के लिए ये मर्डर किया हो। फिर एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्रॉली ने अपने इंटरव्यू में कहा कि लाल बहादुर शास्त्री और जहांगीर बाबा के मर्डर में CIA का ही हाथ है। अब इनमें से कौन सी थ्योरीज सच हैं और कौन सी झूठ, इसका फैसला आपको करना है। अगर आप इस केस के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो हमने इस वीडियो में नहीं बताया तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।